विषय की कक्षा 12 के अध्याय 7 सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम समूह की प्रकृति को समझेंगे, समूह के प्रकारों को जानेंगे और समूह निर्माण की व्याख्या करेंगे। समूह के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। क्या रेलवे स्टेशन पर खड़े यात्रियों की भीड़ को समूह कहा जा सकता है? क्या क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देखने वाले दर्शकों को समूह कहा जा सकता है? किन कारणों से व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं? क्या समूह में शामिल होने का व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से कोई संबंध है? या फिर किसी समूह में व्यक्तियों की भूमिकाएं कैसे तय की जाती हैं? चलिए उत्तर खोजते हैं। और उत्तर खोजने के क्रम में सबसे पहले समूह की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक सामाजिक इकाई है, लेकिन ध्यान रखें कि जो व्यक्ति समूह में सम्मिलित हैं वे स्वयं को समूह से संबद्ध समझते हों। बिना संबद्धता की भावना के 2, 5, 10 या 50 कोई भी संख्या हो सकती है। एक जगह ये व्यक्ति खड़े हैं, उन्हें हम समूह नहीं कह सकते। यह विशेषता एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। साथ ही साथ यह विशेषता समूह को एक खास पहचान दिलाती है। समूह के व्यक्तियों के समान लक्ष्य व समान अभिप्रेरणाएं होती हैं। समूह में व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या किसी खतरे से बचने के लिए कार्य करते हैं। पर्यावरण की रक्षा करने की भावना से अभिप्रेरित व्यक्ति एक साथ मिलकर पर्यावरण रक्षा हेतु कार्य करते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर कुछ व्यक्ति एक साथ मिलकर मानव अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समूहों में सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता समूह की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समूह के सदस्यों को ध्यान रखना होता है कि उनका व्यक्तिगत व्यवहार पूरे समूह पर प्रभाव डालता है। एक सदस्य का जोखिम भरा व्यवहार पूरे समूह के लिए जोखिम का कारण बन सकता है। समूह के सदस्य एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। संयुक्त संबंध के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए यह घटित होता है कि समूह के सदस्य अन्य सदस्यों को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। प्रभाव व्यक्तिगत निष्पादन को घटाने वाला या फिर बढ़ाने वाला हो सकता है। समूह में व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रियाएं निर्धारित भूमिका और प्रतिमानों से संरचित होती हैं। स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में भी व्यक्तियों का एक समुच्चय है और दूसरी तस्वीर में भी व्यक्तियों का एक समुच्चय है। लेकिन एक बार देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि पहली तस्वीर में अंतःक्रिया है, भूमिकाएं हैं, संबद्धता है, जबकि दूसरी तस्वीर में इन सब विशेषताओं का अभाव है। अतः पहले समुच्चय को हम समूह कह सकते हैं, जबकि दूसरे समुच्चय को हम समूह नहीं कह सकते। किसी एक स्थान पर आकस्मिक इकट्ठा हुई भीड़ में संबद्धता, अंतःक्रिया, परस्पर निर्भरता जैसी विशेषताएं नहीं होती हैं। इसलिए भीड़ को हम समूह नहीं कहते। कुछ विशेष प्रकार के समूहों को दल या टीम कहते हैं। टीम में समूह के समान ही विशेषताएं होती हैं, फिर भी टीम और समूह में मुख्य रूप से दो अंतर होते हैं। समूह में निष्पादन सदस्यों के व्यक्तिगत निष्पादन पर निर्भर करता है, जबकि टीम में व्यक्तिगत योगदान और टीम कार्य दोनों का महत्व है। समूह में मुखिया जिम्मेदारी संभालता है, जबकि टीम में मुखिया होते हुए भी सभी सदस्य स्वयं भी कुछ जिम्मेदारी लेते हैं।
इस तरह से हमने भीड़, दर्शक, समूह एवं दल या टीम के स्वरूप को समझा। चलिए बात करते हैं कि व्यक्ति समूह में क्यों शामिल होते हैं। अच्छा, आपसे ही पूछते हैं, आप किसी समूह के सदस्य क्यों हैं? क्या आपको समूह में रहना अच्छा लगता है? क्या आप समूह में किसी असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर उस समूह में हैं? क्या आप किसी एक समूह के सदस्य हैं या फिर एक से अधिक समूह के सदस्य हैं? और यदि एक से अधिक समूहों से संबद्ध हैं, तो क्या आप एक समूह की मांग या नियमों का तालमेल दूसरे समूह की मांग या नियमों से कर लेते हैं? आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। दरअसल व्यक्ति अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक या एक से अधिक समूहों में सम्मिलित होते हैं। कुछ लोग समूह में सुरक्षा के कारण से सम्मिलित होते हैं। समूह में रहना आराम और सुरक्षा प्रदान करता है। समूह में लोग अपने को शक्तिशाली महसूस करते हैं। समूह में रहने से खतरों की संभावना कम हो जाती है। कई बार हम कुछ समूहों में उनसे जुड़ी हुई प्रतिष्ठा के कारण शामिल होते हैं, या फिर समूह की किसी उपलब्धि से स्वयं एक गर्व की अनुभूति होती है। मान लें आपके विद्यालय का मॉडल राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है, तो आप उस विद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी प्रकार प्रतिष्ठित समूह का सदस्य होना व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। समूह में व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समूह में आत्मीयता, दूसरों पर ध्यान देना, दूसरों का ध्यान प्राप्त करना, प्रेम, स्नेह व शक्ति बोध का अनुभव कर व्यक्ति ये संतुष्टियां प्राप्त करता है, जो कि अकेले में संभव नहीं है। समूह लक्ष्य प्राप्ति हेतु माध्यम बनते हैं। कई ऐसे लक्ष्य जो व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्य नहीं हैं, उन्हें समूह में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। समूह में हमें ज्ञान और सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हालांकि आज के सूचना क्रांति युग में हमें इंटरनेट पर ढेर सूचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन हम उन सूचनाओं की व्याख्या या बेहतर समझ के लिए समूहों में आज भी चर्चा करते हैं। और यही कारण है कि सूचना के इस दौर में भी समूहों ने रूप बदले हैं, लेकिन समूह खत्म नहीं हुए हैं। इस तरह से हमने समूह में शामिल होने के कई कारणों को समझा। चलिए अब बात करते हैं समूह का निर्माण कैसे होता है इन मुद्दों पर। दरअसल समूह निर्माण का आधार व्यक्तियों के बीच संपर्क और अंतःक्रिया होती है। यह अंतःक्रिया कुछ खास दशाओं में सुगम हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 3 मुख्य दशाओं में समूह निर्माण सुगम होता है। ये दशाएं हैं सानिध्य, समानता, समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्य। पहली दशा सानिध्य की बात करते हैं। एक बार अपने समूहों के बारे में सोचिए। आज जो व्यक्ति आपके मित्र हैं, यदि संयोगवश उनका सानिध्य आपको प्राप्त नहीं होता, तो क्या वो आपके मित्र होते हैं? चाहे वे आपके पड़ोस के मित्र हों या फिर आपके विद्यालय के मित्र हों। जब आप किसी से बार बार अंतःक्रिया करते हो, तो उन व्यक्तियों के बारे में जानने का और अधिक मौका आपको मिलता है। उनकी अभिवृत्ति, उनकी पसंद, उनकी पृष्ठभूमि आदि को आप समझ पाते हैं। दूसरी दशा है समानता। हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे समान होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बारे में मनोवैज्ञानिकों ने कई व्याख्याएं दी हैं। एक व्याख्या यह है कि व्यक्ति संगति पसंद करता है और ऐसे संबंध को पसंद करता है जो कि संगत हों। यदि आपको संगीत सुनना पसंद है, तो संगीत को पसंद करने वाले दूसरे व्यक्ति से आपकी मित्रता होने की संभावना अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों ने एक दूसरी व्याख्या दी है कि जब हम अपने समान व्यक्तियों से मिलते हैं,
तो वे हमारे मत और मूल्य को प्रबलित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। जब हमें अपने मत का समर्थन मिलता है तो हमें लगता है कि हम सही हैं और हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं जो हमारे मत को मान्यता प्रदान कर रहा है, जो हमारे मत को मान्यता प्रदान करने में सहायक होता है। अगली दशा है समान अभिप्रेरक और समान लक्ष्यों का होना। चलिए एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। आपके शिक्षक ने आपको एक सामाजिक परियोजना करने हेतु निर्देशित किया। आपको स्वतंत्रता दी गई कि आप किसी भी विषय पर एक अपना समूह बना सकते हैं, किसी के साथ भी एक समूह बना सकते हैं। तब सबसे पहले आप समान प्रेरणा वाले साथियों की तलाश करते हैं। जिन विद्यार्थियों में पर्यावरण हेतु कार्य करने की अभिप्रेरणा होती है वे एक साथ हो लेते हैं। जिन विद्यार्थियों में साहित्यिक गतिविधि हेतु प्रेरणा होती है वो अपनी एक अलग टोली बना लेते हैं। कुछ विद्यार्थी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जो कि सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, इनके लिए कुछ करने हेतु प्रेरित होते हैं, तो वे अपना एक अलग समूह बना लेंगे और इस तरह से समूह में आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जो कि अकेले में प्राप्त करना आसान नहीं होता है। चलिए अब हम बात करेंगे समूह निर्माण की अवस्थाएं। समूह निर्माण की प्रक्रिया किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, इस बारे में टकमैन ने बताया है कि समूह निर्माण की 5 अवस्थाएं हैं। आकृतिकरण, विप्लव या झंझावत, प्रतिमान निर्माण, निष्पादन और समापन। सबसे पहली अवस्था है आकृतिकरण, फॉर्मिंग। जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तुरंत ही समूह नहीं बन जाता। शुरुआत में एक उत्साह होने के साथ साथ एक भय भी होता है। प्रारंभ में व्यक्ति एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं और मूल्यांकन भी करते हैं। व्यक्ति द्वारा इस बात का मूल्यांकन भी किया जाता है कि वे समूह के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। साथ ही साथ इस बात का भी मूल्यांकन किया जाता है कि समूह उनके लिए उपयुक्त है या नहीं। आकृतिकरण की अवस्था के बाद समूह में एक द्वंद्व की अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे विप्लव, झंझावत या स्टॉर्मिंग कहा गया है। इस अवस्था में इन मुद्दों पर द्वंद्व चलता है कि समूह के लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जाएं। समूह में संसाधनों का नियंत्रण कौन करेगा, कार्य कैसे निष्पादित किए जाएंगे। इस अवस्था के बाद समूह में नेतृत्व का विकास होता है और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति स्पष्टता आती है। अगली अवस्था है प्रतिमान निर्माण, नॉर्मिंग। इसमें समूह के सदस्यों हेतु समूह में व्यवहार करने के मानकों का निर्माण होता है। सदस्य कैसा व्यवहार कर सकते हैं और किस तरह का व्यवहार समूह में स्वीकार नहीं होगा, यह सब इस अवस्था में निश्चित किया जाता है। मानक निर्माण के बाद अगली अवस्था है निष्पादन की अवस्था। समूह अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करता है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद कुछ समूहों में अंतिम अवस्था समापन, एडजॉर्निंग भी देखी जाती है, जिसमें समूह को भंग कर दिया जाता है। हालांकि सभी समूह इन व्यवस्थित अवस्थाओं से नहीं गुजरते। कई बार 2 या 3 अवस्थाएं एक साथ देखी जा सकती हैं। तो यह एक क्रमिक विकास है समूह का, आकृतिकरण से लेकर समापन तक। समूह निर्माण की प्रक्रिया अवधि में समूह संरचना भी विकसित होती है। समूह संरचना के 4 प्रमुख घटक हैं। पहला भूमिकाएं, दूसरा प्रतिमान, तीसरा प्रतिष्ठा और चौथा संसक्तता, कोहेसिवनेस। भूमिकाएं सामाजिक रूप से परिभाषित अपेक्षाएं होती हैं। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ प्रत्याशाएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि पुत्र की भूमिका के साथ कुछ आशाएं जुड़ी होती हैं और उम्मीद की जाती है कि एक पुत्र उन आशाओं के अनुरूप कार्य करे। समूह संरचना का अगला घटक समूह प्रतिमान है। सदस्यों के द्वारा
स्थापित, समर्थित एवं प्रवर्तित व्यवहार व विश्वास समूह के अनकहे नियम होते हैं। अगला घटक है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा समूह में सदस्यों की सापेक्ष स्थिति को दर्शाती है। यह सापेक्ष स्थिति वरिष्ठता के आधार पर दी गई हो सकती है या फिर व्यक्ति की विशेषज्ञता या फिर कठिन परिश्रम के द्वारा अर्जित की हुई भी हो सकती है। अगला घटक है समूह के सदस्यों की एकता, प्रतिबद्धता एवं परस्पर आकर्षण, जिसे संयुक्त रूप से संसक्तता, कोहेसिवनेस की संज्ञा दी गई है। संसक्तता दल निष्ठा या समूह के प्रति आत्मीयता की भावना को प्रदर्शित करती है। उच्च संसक्त समूह के सदस्यों में अपने समूह में बने रहने की भावना अधिक होती है। हालांकि अत्यधिक संसक्ति कई बार समूह हित में नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों ने समूह चिंतन नामक संप्रत्यय प्रतिपादित किया, जो कि अधिक संसक्ति के कारण अधिक संसक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इरविंग जेनिस ने बताया कि संसक्ति प्रभावी नेतृत्व को बाधित कर सकती है और अनर्थकारी निर्णयों को जन्म दे सकती है। समूह चिंतन में एकमत होने की ओर ध्यान रहता है और कार्य योजना के वास्तविक मूल्यांकन की अवहेलना हो सकती है। कोई व्यक्ति असहमति व्यक्त नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे समूह की संसक्ति कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए कई निर्णय समूह चिंतन के ऐसे उदाहरण हैं जिनके गंभीर परिणाम झेलने पड़े। वियतनाम का युद्ध इसका एक उदाहरण है। समूह चिंतन की रोकथाम की जा सकती है। इसके कुछ उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि समूह सदस्यों के बीच असहमति के बावजूद आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, समूह को वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा, समूह के निर्णयों के मूल्यांकन हेतु वाह विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है। चौथा, सदस्यों को अन्य व्यक्तियों से निर्णय प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया जानने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं समूह के प्रकारों की। कुछ समूह बड़े होते हैं जबकि कुछ समूह छोटे होते हैं। कुछ समूह बहुत कम समय के लिए बनते हैं जबकि कुछ समूह अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और वर्षों चलते हैं। कुछ समूह अधिक संगठित होते हैं जबकि कुछ समूह अनौपचारिक होते हैं। समूहों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह, अंतः समूह एवं बाह्य समूह। प्राथमिक समूह व्यक्ति को प्राप्त होते हैं या यूं कहें कि पहले से ही इनका अस्तित्व होता है। व्यक्ति इनका चुनाव नहीं करता, जैसे कि परिवार, जाति, धर्म। जबकि द्वितीयक समूह का चुनाव व्यक्ति अपनी पसंद या आवश्यकता के अनुरूप करता है, जैसे कि साहित्य क्लब का सदस्य बनना या फिर किसी राजनीतिक दल में शामिल होना। प्राथमिक सदस्य घनिष्ठ होते हैं और इनमें सांवेगिक संबंध होते हैं। औपचारिक समूह एवं अनौपचारिक समूह में समूह के कार्य, भूमिका और मानकों की स्पष्टता में अंतर होता है। औपचारिक समूह में सदस्यों की भूमिकाएं सुपरिभाषित होती हैं। समूह के औपचारिक नियम होते हैं, कार्य हेतु विधियां निर्धारित होती हैं, जबकि अनौपचारिक समूह में भूमिका, मानक आदि इनमें लचीलापन होता है। मूल रूप से घनिष्ठता के आधार पर अनौपचारिक समूहों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। जिस प्रकार हम अपनी तुलना अन्य व्यक्तियों से करते हैं और उसी तरह हम अपने समूह और अन्य समूह की तुलना भी करते हैं। अपने समूह के लिए अंतः समूह और दूसरे समूह के लिए बाह्य समूह कहा जाता है। अंतः समूह के लोगों के लिए
हम लोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरे समूह के व्यक्तियों हेतु वे लोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तासफेल ने अध्ययन कर प्रदर्शित किया कि व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों का समर्थन करते हैं। यहाँ हम इस भाग का समापन करेंगे। इस भाग में हमने समूह की प्रकृति को समझा, समूह की विशेषताओं को जाना, समूह निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि आकृतिकरण, विप्लव, प्रतिमान निर्माण, निष्पादन और समापन को जाना। साथ ही साथ समूह के प्रकारों को समझा। धन्यवाद।